हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब। तो आज के इस वीडियो में हम लोग आदिकाल की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, इसका मुख्य समय क्या है, इसमें कौन कौन सी रचनाएं मुख्य, आदिकाल की मुख्य विशेषता क्या रही है, इसकी भाषा शैली क्या है, कौन कौन सी रचनाएं मुख्य हैं, कौन कौन से रचनाकार इस आदिकाल के अंतर्गत आते हैं, इन सब का अध्ययन हम लोग आज के इस छोटे से वीडियो में करेंगे, जो कि बहुत ही सारगर्भित है ये वीडियो। तो शुरू करते हैं बिना देरी के। आदिकाल में हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि इसका समय लगभग 8वीं से लेकर 14वीं शताब्दी तक का माना जाता है, जिसमें वीर गाथात्मक, धार्मिक और लोक प्रेरित रचनाएं मिलती हैं। इस काल को विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं, जिससे में हम लोग देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस आदिकाल को वीरगाथा काल कहते हैं या वीरगाथा काल का नाम दिए हैं। आदिकाल में मुख्यतः आश्रयदाताओं की प्रशंसा। इस आदिकाल में वीर रस प्रधान रचनाएं लिखी गई हैं। भाषा की बात करें तो इस आदिकाल में डिंगल और पिंगल भाषाओं का प्रयोग बहुतायत हुआ है, देखने को मिलता है। इस युग की कुछ प्रमुख रचनाओं की बात करेंगे। आदिकाल में कौन कौन सी रचनाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण हैं या रची गई हैं, तो पृथ्वीराज रासो रचना जो है वो आदिकाल की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। उसके बाद विसल देव रासो है। इस आदिकाल में परमाल रासो रचना भी महत्वपूर्ण रचनाओं के अंतर्गत ही आता है। अब हम लोग आदिकाल के महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। आदिकाल के समय की बात करें तो इसका समय 8वीं से लेकर 14वीं शताब्दी के बीच का माना जाता है। अब आदिकाल का नामकरण देख लेते हैं, कौन से लेखक या कवि ने कौन से नाम दिए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल बोला, वीरगाथा काल की संज्ञा दी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इस आदिकाल को आदिकाल कहा। आदिकाल नाम जो पड़ा है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा ही पड़ा है। राहुल सांकृत्यायन इस आदिकाल को सिद्ध सामंत काल का नाम दिए, या फिर राहुल सांकृत्यायन, जिन्हें अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा कहा जाता है। तो इनके द्वारा आदिकाल का नाम सिद्ध सामंत काल पड़ा या दिए। अब हम लोग आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या रही हैं उसको देख लेते हैं। वीर रस प्रधान है। इस काल की मुख्य विशेषता है कि वीर रस प्रधान है। धार्मिक और श्रृंगारिक साहित्य इसमें लिखे गए, दरबारी साहित्य भी लिखे गए। वीर रस प्रधान में देख लेते हैं। आश्रयदाताओं की प्रशंसा में वीर रस से भरी रचनाएं लिखी गई। धार्मिक और श्रृंगारिक साहित्य में उच्च कोटि का धार्मिक साहित्य, सिद्धनाथ, जैन और श्रृंगारिक साहित्य भी देखने को मिलता है। आदिकाल की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये भी रही है कि इस काल में अधिकांश कवि दरबारी हुआ करते थे। राजाओं के दरबार में रह के रचनाएँ या कविताएँ या उनके प्रशंसा वीर रस में करते थे। तो आदिकाल के प्रमुख प्रवृत्तियों में वीर रस की प्रधानता हो गई। दूसरे नंबर पे धार्मिक और श्रृंगारिक साहित्य हो गया, और तीसरे नंबर पे हो गया दरबारी साहित्य। आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों में ये तो 3 मुख्य प्रवृत्तियाँ हो गई। इसके अलावा भी हैं कुछ और प्रवृत्तियाँ, उसको देख लेते हैं। चौथी प्रवृत्ति यह है डिंगल और पिंगल भाषा। डिंगल और पिंगल भाषा, यह भाषा इसी काल में विकसित हुई। आदिकाल में ही डिंगल और पिंगल भाषा का विकास हुआ। अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन इस आदिकाल से ही प्रारंभ हो गया था। ऐतिहासिकता के अभाव के साथ युद्धों का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन देखने को मिलता था। आदिकाल में जितने भी दरबारी कवि हुआ करते थे वो राजाओं की झूठी प्रशंसा करते थे। राजा उस काबिल नहीं भी होता था तो भी उसमें अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग करके उनमें उनकी प्रशंसाएँ करते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि राजा जो हमको दरबार से निकाल दें। अब हम लोग देख लेते हैं आदिकाल में प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है। तो प्रमुख रचनाओं में पृथ्वीराज रासो जो कि चंद्रबरदाई की रचना है। विसल देव रासो रचना जो है कि नरपति नाल की रचना है। खुमान रासो दलपति विजय की रचना है। और अंतिम और लास्ट है आदिकाल की महत्वपूर्ण रचनाओं में परमाल रासो जो कि जगनीक की रचना है। परमाल रासो रचना को आल्हा खंड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तो रहा आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, उसका समय क्या रहा, कौन कौन सी भाषा उसमें प्रयोग की गई, प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या रही, प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी रही। अब हम लोग आदिकाल के कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसको देख लेते हैं। इस आदिकाल में अपभ्रंश से हिंदी के उद्भव की प्रक्रिया इस काल में पूर्ण हुई है। संधि काल के रूप में भी जाना जाता है, जहाँ अपभ्रंश से मुक्त होकर हिंदी का रूप ग्रहण किया गया। इस युग में प्रबंध और मुक्तक
दोनों प्रकार की काव्य रचनाएं देखने को मिलती हैं। इस आदिकाल में प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य दोनों रचनाएं हुई हैं। खड़ी बोली के विकास का सूत्रपात भी इसी काल से हुआ है। खड़ी बोली का सूत्रपात इसी काल से देखने को मिलता है। तो ये तो रहा आदिकाल की महत्वपूर्ण मुख्य विशेषताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।